शरत चंद्र जी का लिखा हुआ उपन्यास आखिरी परिचय भाग दूसरा। राखाल ने कुर्ता उतार डाला। तारक ने पूछा, बाहर नहीं जाओगे? नहीं। तुम क्या आज ही वर्धमान जा रहे हो? नहीं। नहीं, तुम क्या करोगे देखूंगा। स्वेच्छा से भले ही ना करो, जबरदस्ती करवाऊंगा। चाय की केतली फिर से एक बार चढ़ा दूं? क्या इच्छा है? चढ़ा दो। कुछ खाने पीने के लिए खरीद लाऊं? क्या राय है? राजी हूँ। अच्छा, तुम पानी चढ़ा दो, मैं जाता हूँ दुकान पर। यह कहकर वह अपनी धोती का दूसरा छोर ओढ़कर चप्पल पहनकर बाहर चला गया। गली के मोड़ पर ही दुकान है, नकद पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब चीज़ें उधार ही मिल जाती हैं। जलपान खत्म हुआ। संध्या के बाद बत्ती जलाकर चाय की प्याली लेकर दोनों मित्र मेज पर जा बैठे। तारक ने पूछा, उसके बाद? राखाल ने कहा, उस समय मेरी उम्र 10-11 साल की थी। बाबूजी 4-5 दिन पहले ही हैजे से मर चुके थे। सब लोगों ने कहा, बाबू लोगों की छोटी बेटी सविता अपने बाप के घर पूजा देखने आई है, तू जाकर उसे पकड़। बाबू लोगों का बूढ़ा मुनीम मुझे साथ लेकर एक बार अंदर जा पहुंचा। वह बरामदे के चबूतरे के एक तरफ बैठकर सूप में तिल फटक रही थी। मुनीम जी ने कहा, मछली माँ, यह ब्राह्मण का लड़का है, तुम्हारा नाम सुनकर भीख मांगने आया है। एकाएक इसका बाप मर गया है। तीनों लोगों में ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे इस भार से मुक्त कर सके। सुनकर उनकी आंखें छलछला उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारा क्या अपना कोई नहीं है? मैंने कहा, मौसी हैं, लेकिन उन्हें भी मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने पूछा, श्राद्ध में कितने रुपए लगेंगे? मैंने इस संबंध में पहले सुना था। उत्तर में कह दिया, मेरे पुरोहित जी कहते हैं 50 रुपए लगेंगे। वह सूप एक तरफ रख कर उठ गई। फिर एक बार भी बात नहीं पूछी। थोड़ी देर बाद लौटकर मेरी चादर के छोर में 10-10 के 5 नोट बांध कर बोली, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मैंने कहा, राजू। पूरा नाम है राखाल राज। उन्होंने कहा, तुम चलोगे बेटा मेरे साथ मेरी ससुराल के गांव में? वहाँ अच्छा स्कूल है, कॉलेज है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। चलोगे? मुझे जवाब नहीं देना पड़ा। मुनीम ही मानो कूद पड़ा। बोला, जाएगा माँ, जाएगा, अभी जाएगा। इतना बड़ा भाग्य वह किसके पास पाएगा? इससे बढ़कर असहाय इस गांव में कोई और नहीं है। माँ, माता दुर्गा तुमको धन पूत से भर देंगी। यह कहते हुए बूढ़ा मुनीम फूट फूट कर रोने लगा। सुनकर तारक की भी आंखें सजल हो गईं। राखाल कहने लगा, पिता का श्राद्ध और महामाया की पूजा दोनों ही समाप्त हो गईं। त्रयोदशी के दिन यात्रा करके हमेशा के लिए देश छोड़कर उनके पति के घर जाकर आश्रय लिया। दूसरे विवाह की स्त्री हैं, इसलिए सभी नई माँ कहकर पुकारते हैं। मैंने भी कहा, नई माँ, सास ससुर नहीं है, किंतु परिजन बहुत हैं। अवस्था अच्छी है, धन संपन्न भी कह सकते हैं। इस घर की केवल गृहिणी ही नहीं, वही घर की मालकिन है। पति की उम्र काफ़ी हो चुकी है, बाल पकने लगे हैं, मानो बालक की तरह सरल स्वभाव के हैं। ऐसा मीठा मनुष्य मैंने नहीं देखा। देखते ही मानो लड़के की तरह आदर करके उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। गांव में जगह जमीन खेती बाड़ी भी थी, 2-4 छोटे मोटे इलाके भी थे। इसके अलावा शायद कलकत्ते में कोई रोजगार भी चला रहा था। अधिकांश समय मकान ही पर रहते थे। आधा समय उनका पूजा घर में ही बीतता था। देव सेवा, पूजा, जप तप इन्हीं में। मैं स्कूल में भर्ती हो गया। किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, कागज़, कलम आदि सब खरीद लाए। कुर्ते, पहनावे, जूता, मोजा, बहुत कुछ जुटाया गया। घर में पढ़ाने के लिए मास्टर रखा गया, मानो मैं उसी घर का लड़का था। निराश्रय होने के कारण माँ साथ ले गई थी। यह बात सभी भूल गए। तारक, इस जीवन में वे सुख के दिन अब नहीं लौटेंगे। आज भी मैं चुपचाप उन्हीं बातों को सोचता रहता हूँ। यह कहकर वह चुप हो गया और बड़ी देर तक अनमना सा बना रहा। तारक ने कहा, राखाल, मालूम नहीं किस कारण मेरी छाती के अंदर कुछ टिप टिप कर रहा है। उसके बाद? राखाल ने कहा, उसके बाद इसी तरह बहुत दिन बीत गए। स्कूल से मैट्रिक पास करके आईए में भर्ती हो गया।
ऐसे ही समय में सब उलट पुलट गया। कहीं भी मानो कुछ और बाकी नहीं रहा। यह कहकर वह चुप हो गया, किंतु ज़्यादा देर वह चुप नहीं रह सका। कहने लगा, इतने दिन मैंने किसी को कोई बात नहीं बताई, और बताऊं भी भला किसको। आज भी बताना उचित है या नहीं यह मैं नहीं जानता, किंतु छाती के अंदर मानो आंधी सी चल रही है। उसने गौर से देखा तो पता चला कि तारक के चेहरे पर असीम कौतूहल है। फिर भी उसने प्रश्न नहीं किया। राखाल अपने साथ क्षण भर लड़ाई करके सहज बोल उठा, तारक, मैंने अपनी माँ को देखा नहीं है। माँ कहने से मुझे नई माँ याद आती है। यही है मेरी वह नई माँ। इतनी देर में सचमुच ही उसका गला रुंध गया। पहले दोनों आंखों में आंसू भर आए, फिर लुढ़क पड़े। 2-3 मिनट बाद आंखें पोंछकर स्वयं ही शांत हो गया। बोला, वह तुमको 2 दिन रहने के लिए कह गई हैं। हो सकता है उनको तुम्हारी कोई ज़रूरत हो। 12-13 साल से पहले की बात है। उस दिन क्या घटना हुई थी तुमसे कहता हूँ। उसके बाद रहना या न रहना तुम पर निर्भर है। तारक चुप ही रहा। राखाल कहने लगा, उन दिनों उनके कलकत्ते के आत्मीय प्रायः ही घर आया करते थे। तेल लगाने का खानसामा, तंबाकू चढ़ाने का नौकर, ट्रेन में देखभाल करने वाला दरबान और तरह तरह के कितने ही लोग फल फूल मिठाई जिनका ठिकाना नहीं लेकर आते हैं। पर्व त्योहारों के उपलक्ष्य में उपहारों का तो अंदाज ही नहीं रहता था। उनके साथ इन लोगों का हंसी मजाक वाला संबंध था। केवल किसी संपर्क की दृष्टि से नहीं, संभवतः धन की दृष्टि से भी इस घर में उनका आदर सत्कार था। घर की औरतें मानो क्रमशः किसी तरह का संदेह करने लगी थी। यह बात ब्रजबाबू के कानों तक पहुंच गई। विश्वास करने की बात जो अलग रही, वह कुपित हो गए। दूर संपर्क की एक फुफेरी बहन को अपने ससुराल जाना पड़ा। सुनता हूँ शायद ऐसा ही होता रहता है। यही दुनिया का साधारण नियम है। इसके सिवा अभी अभी तो उनके अपने ही मुंह से तुमने सुन लिया। मालिक की तरह सरल चित्त वाला आदमी इस संसार में विरल है। सचमुच ही यही बात है। दिन बीतने लगे, यह बात बाहर दब गई। विद्वेष और विष के विषाणु ने आश्रय कर लिया। केवल मुझे ही एक दिन चलोगे बेटा मेरे यहाँ कहकर बुला ले गई थी। ऐसी ही बात नहीं है, ले गई थी और भी बहुतों को। यही था उनका स्वभाव। वह फुफेरी बहन तो चली गई, किंतु बुआ आ गई उसका बदला लेने के लिए। तारक ने केवल गर्दन हिलाकर सम्मति दी। राखाल ने कहा, इस बीच षड्यंत्र कितना ही हिंसालु हो उठा था, यह पता चल गया। अकस्मात एक दिन दबी हुई आवाज़ के कर्कश कोलाहल से नींद टूट जाने पर कमरे के बाहर जाकर मैंने देखा कि सामने के कमरे के दरवाजे पर बाहर से सिकड़ी चढ़ा दी गई है। आंगन के बीचों बीच 5-6 लालटेनें जल रही हैं। बरामदे के एक तरफ बैठे हुए हैं शांत मुंह झुकाए ब्रज बाबू, और उस कमरे के सामने खड़े हैं नवीन बाबू। मालिक के चचेरे छोटे भाई बंद दरवाजे पर लगातार धक्का लगाते लगाते बार बार चिल्ला रहे हैं, रमणी बाबू दरवाज़ा खोलिए, कमरा हम लोग देखेंगे, बाहर निकल आइए कहता हूँ। वह कलकत्ते की आड़त से 20,000 रुपये उड़ाकर कुछ दिनों से यहाँ ठहरे हुए थे। घर की औरतें बरामदे के पास ही खड़ी थीं। ऐसा लगता था कि नौकर चाकर आसपास कहीं आड़ में प्रतीक्षा कर रहे हैं। नींद की झोंक में मामला पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, किंतु दूसरे ही क्षण सब समझ आ गया। आंखों में अंधेरा छा गया। कोई भयंकर घटना होने वाली है। सोचकर भय के मारे मेरा सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। दरवाज़ा खोलकर रमणी बाबू का हाथ पकड़े नई माँ कमरे से निकल आई। उन्होंने कहा, तुम लोग इनके शरीर को हाथ मत लगाना, मैं मना करती हूँ। हम लोग इसी क्षण मकान से बाहर निकल जा रहे हैं। मानो एक वज्रपात हो गया। यह क्या सचमुच ही इस घर की नई माँ है? उनका अपमान करने की बात तो दूर रही, घर भर के लोग मानो लज्जा से गड़ गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा रहा। वे लोग जब सदर दरवाजे से पार हो गए
तब मालिक फूट फूट कर रो उठे। बोले, नहीं बहू, तुम्हारी रेणु तो रह गई, कल मैं उसे क्या कहकर समझाऊंगा। नई माँ ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप धीरे धीरे बाहर चली गई। उस समय रेणु थी 3 साल की। आज उसकी उम्र हो चुकी है 16 साल की। 13 वर्ष के बाद आज माँ ने दर्शन दिए, लड़की को आफत से बचाने के लिए। तारक ने लंबी सांस खींचकर कहा, और 13 वर्षों में माँ ने लड़की को कभी आंखों से ओझल नहीं रखा। शायद लड़की को ही नहीं, तुम लोगों में से किसी को भी नहीं। राखाल ने कहा, ऐसा ही लगता है भाई, लेकिन तुमने क्या कभी ऐसी कोई बात सुनी थी? नहीं सुनी। हाँ, पुस्तक में पढ़ चुका हूँ। एक अंग्रेजी उपन्यास का आभास पा रहा हूँ। आशा करता हूँ कहीं अंत भी उसी की तरह ना हो जाए। राखाल ने कहा, नई माँ के लिए शायद अब तुम्हारे मन में घृणा उत्पन्न हो गई है तारक। तारक ने कहा, यह तो स्वाभाविक है राखाल। राखाल चुप हो गया। जवाब उसके अनुकूल नहीं था, वरन मानो उसने कहीं आघात पहुंचाया। क्षण भर बाद बोला, फिर गांव में रहना नहीं हो सका। ब्रज बाबू ने कलकत्ते आकर फिर विवाह किया, तभी से यहीं रहते हैं। और तुम? राखाल ने कहा, मैं भी साथ साथ चला आया। बुआ जी ने निकाल बाहर करने की सिफारिश करके कहा, वही अभागिनी इस बला को ले आई थी, इसे तू हटा दे। नई माँ का स्नेह पात्र होने के कारण बुआ जी की कृपा मेरे ऊपर नहीं रहती थी। ब्रजबाबू शांत स्वभाव के मनुष्य थे। यह बात सुनकर उनकी आंखों का कोना जरा रूखा हो गया। फिर भी शांत भाव से ही बोले, यही तो उसमें बीमारी थी बुआ जी। आफत बला तो उसने एक, केवल इस बेचारे को निकाल देने से ही क्या हम लोगों को सुविधा मिल जाएगी? बुआ जी की पुरानी बातें हो चुकी थीं, वे सब शायद अब याद नहीं है। उन्होंने कहा, तो क्या उसे अन्न वस्त्र देकर पालन करना ही होगा? नहीं नहीं, यह जहाँ का आदमी है वहीं चला जाए, उसके मुंह से माँ बाप लड़की की कीर्ति गाथा सुन लें, अपने वंश का परिचय पालें। ब्रजबाबू जरा हंस पड़े। बोले, वह तो बच्चा है, अच्छी तरह कह ना सकेगा, उसके लिए तुम कोई दूसरी व्यवस्था करो। जवाब सुनकर बुआ जी नाराज होकर चली गईं। कहती गईं, तुम जो अच्छा समझो वही करो, मैं अब किसी बात में नहीं हूँ। नई माँ के चले जाने पर उस घर में बुआ जी का प्रभाव कुछ बढ़ गया था। सभी जानते थे कि उनकी बुद्धि से ही इतना बड़ा अनाचार पकड़ा गया है। इतने दिनों की लक्ष्मी श्री तो जाने के लिए तैयार ही थी। नवीन बाबू के कारण जो कारोबार में नुकसान होने लगा, उसके मूल में भी आ पड़ा यही छुपा हुआ पाप। नहीं तो कहाँ, ऐसी बुद्धि तो नवीन की पहले नहीं हुई। बुआ जी कहने भी लगी थी यही बात। कहती थी, घर की लक्ष्मी के साथ ये सब बातें बंधी रहती हैं, उसके चंचल होने पर यह सब होता ही है। हुआ भी है वही। तारक ने बड़ी देर तक चुप रहकर पूछा, कलकत्ता आकर क्या तुम मकान में रहे थे? हाँ। चले क्यों आए? राखाल ने इधर उधर करके अंत में कहा, फिर सुविधा नहीं हुई। इससे अधिक और कुछ नहीं बताना चाहते। राखाल ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बताने से कोई फायदा भी नहीं है, शर्म भी आ रही है। तारक ने फिर कुछ और नहीं जानना चाहा, चुपचाप बैठा हुआ सोचने लगा। कुछ देर बाद बोला, तुम्हारी नई माँ जो इतना बड़ा भार तुम्हारे ऊपर रख गई, उसका क्या हुआ? क्या एक बार ब्रजबाबू के यहाँ नहीं जाओगे? यही बात तो सोच रहा हूँ। हो सका तो कल, लेकिन वह तो कह गई हैं आज रात को ही फिर आएंगी। तब उनसे क्या कहोगे? राखाल ने हंसकर सर हिला दिया। तारक ने पूछा, सिर हिलाने का मतलब? कहना चाहते हो कि वह नहीं आएंगी? ऐसा ही लगता है, कम से कम उतनी रात को आना संभव नहीं लगा। एक बार तारक ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो लगता है संभव नहीं रहता तो वह किसी तरह भी नहीं कहती। मुझे विश्वास है कि वह आएंगी और ठीक 11 बजे ही आएंगी। उस समय तुम्हारे पास कोई और जवाब नहीं रहेगा। क्यों? क्यों क्या?
उनकी इतनी बड़ी चिंता की परवाह न करके तुमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। यह बात तुम कहोगे किस मुंह से? नहीं, यह नहीं होगा राखाल, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। राखाल कुछ क्षण तक उसके मुंह की तरफ देखता रहा। उसके बाद धीरे धीरे बोला, मेरे जाने से कुछ ना होगा तारक। मेरी बातों पर उस मकान का कोई आदमी ध्यान ही नहीं देगा। क्यों? कारण यह है कि पागलवर की तरफ से जैसे एक मामा मालिक मौजूद है, वैसे ही कन्या की तरफ भी एक मामा मौजूद है। ब्रजबाबू इस पक्ष के बड़े हैं, अत्यंत प्रभावशाली पुरुष हैं। वस्तुतः उस मामा के प्रभाव का विस्तार मैं नहीं जानता। इस मामा का प्रभाव तो खूब जानता हूँ। बचपन में बुआ जी की बहुत अधिक सिफारिश से भी मुझे हटा न सकी। उनकी आंखों के इशारे का धक्का मैं संभाल नहीं सका। हाथ की गठरी लेकर विदा हो जाना पड़ा। वह फिर जरा हंसकर बोला, नहीं भाई दोस्त, मैं अत्यंत निरीह मनुष्य हूँ। लड़के पढ़ाता हूँ, रसोई पकाता हूँ, खाता हूँ, डेरे पर आकर सो रहता हूँ। फुर्सत मिलने पर अबला सबला का विचार न करके बड़े आदमियों के हुक्म पर काम कर देता हूँ। बख्शिश की आशा नहीं रखता। यह सब भाग्यवान लोगों के लिए है। अपने भाग्य की दौड़ कहाँ तक है, यह बात अच्छी तरह जानता हूँ। इसमें दुख भी नहीं है। एक तरह से सह लेने की आदत पड़ गई है। दिन बुरे नहीं बीतते, किंतु इस कारण अखाड़े के समीप सटकर खड़े रहकर मामा को भिड़ाकर उसका वेग रोक न सकूंगा। सुनकर तारक हंस पड़ा। राखाल को वह जितना सीधा साधा बेवकूफ़ समझता था, उतना वह है नहीं। यह उसने देख लिया। उसने पूछा, दोनों तरफ मामा लोग हैं, इसलिए मल्लयुद्ध छिड़ेगा क्यों? राखाल ने कहा, तो इस हालत में ज़रा खोल कर कहना पड़ेगा। मामा जी ने मुझे विदा कर दिया है। वे लोग आज तक माया ममता नहीं छोड़ सके हैं, इसलिए थोड़ी बहुत खबर कानों में आ जाती है। सुना है कि बहनोई की कन्या के भार से साले के आराम में अधिक खलल पड़ रहा है। यह अगुवाई भी उन्हीं की कीर्ति है, इसलिए मामले में मुझसे कुछ विशेष न होगा और संभवतः किसी से भी ना होगा। देख लेना, हल्दी लगने की रस्म तक हो चुकी है, विवाह तो होगा ही। तारक ने कहा, इसका मतलब है कि उस पक्ष के मामा को कन्या की माता की कहानी सुना देनी चाहिए और उसके बाद बात फैल जाने में देर न लगेगी। उसका फल यह होगा कि किसी अच्छे घर में फिर लड़की का विवाह ही नहीं होगा। राखाल ने कहा, शायद कुछ ऐसी ही बात हो जाएगी, किंतु लड़की के पिता जो आज जीवित हैं, नहीं, पिता जीवित नहीं हैं, केवल ब्रजबाबू जीवित हैं। तारक ने क्षण भर चुप रहकर कहा, राखाल, चलो ना एक बार देख आएं कि बाप बिल्कुल ही मर गया है या उस आदमी में अब भी कुछ बाकी है। तुम चलोगे? नुकसान ही क्या है। कह देना कि वर के पड़ोसी हैं, बहुत कुछ जानते हैं। राखाल ने हंसकर कहा, अच्छी बात है। पहले तो यह सच नहीं है, दूसरे जिरह के झपेटे में तुम्हारे गड़बड़ उत्तर से उन लोगों को और भी संदेह होगा कि तुम मोहल्ले के आदमी नहीं हो, निजी दुश्मनी के कारण विवाह तोड़ने आए हो। इससे काम तो बनेगा नहीं, वरन फल उल्टा ही होगा। तारक ने मन ही मन फिर एक बार राखाल की सांसारिक बुद्धि की प्रशंसा की। बोला, यह तो ठीक है, हमें जिरह से डिग जाना पड़ेगा। नई माँ से और भी जानकारी लेनी चाहिए थी। अच्छा, तुम अपना एक मित्र कहकर मेरा परिचय देना। हाँ, देना तो पड़ेगा, ऐसा ही दूंगा। तारक ने कहा, इस विवाह को रोकने में तुम्हारी सहायता करूं? यह मेरी इच्छा है और कुछ भले ही ना करूं। इस मामा को एक बार देख तो लूँगा और केवल ब्रजबाबू ही नहीं, उनकी तीसरी पत्नी से भी मुलाकात हो सकती है। राखाल ने कहा, कम से कम यह असंभव नहीं है। तारक ने पूछा, यह महिला कैसी है राखाल? खूब साफ रंग है, गठा हुआ शरीर है, धनवान घर के बंगाली परिवार में। कुछ उम्र होते ही लोग जैसे ही हो जाते हैं वैसी ही हैं,
किंतु है तो बंगाली परिवार की लड़की, इसलिए उन्हीं लोगों में से और 10 औरतों की तरह कपड़े गहने पर प्रगाढ़ अनुराग, उत्कृष्ट और अंध संतान वात्सल्य, पर दुख में कातर आंसू बहाना, आना चार आना दान और दूसरे ही क्षण सब भूल जाना। स्वभाव खराब नहीं है, अच्छा कह देने से दोष भी नहीं होता। थोड़ी बहुत क्षुद्रता, छोटी मोटी उदारता, एकाध। तारक ने बीच ही में रोक दिया। यह सब क्या तुम ब्रजबाबू की पत्नी को लक्ष्य करके जो मुंह में आ रहा है वही कहते जा रहे हो? इसमें से कौन है? राखाल ने कहा। दोनों ही हैं रे भाई, दोनों ही हैं। केवल तात्पर्य समझ लेना श्रोता की अविज्ञता और अभिरुचि पर निर्भर है। तारक सचमुच ही आश्चर्य में पड़ गया। बोला, औरतों के बारे में मन ही मन तुम इतनी अधिक उपेक्षा भी रखते हो, यह मैं नहीं जानता था, बल्कि यही सोचता था कि राखाल झटपट बोल उठा। तुम ठीक ही सोचते थे भाई, ठीक ही सोचते थे। मैं उपेक्षा नहीं करता। वह जो ही बुलाती हैं दौड़ जाता हूँ। ना बुलाने से भी घमंड नहीं करता। केवल दया करके काम में डट जाने से ही अपने को धन्य समझता हूँ। महिलाएं भी कृपा रखती हैं और उन लोगों की निंदा भी मैं नहीं कर सकूँगा। तारक ने कहा। जो कृपा रखती हैं उनका जरा मुझे परिचय तो दो, सुन लूँ। राखाल ने कहा। इस बार तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। जिरह करने से ही मैं घबरा जाता हूँ। इस उम्र में मैंने अनेक लोग देख लिए, जान पहचान भी लोगों से कुछ कम नहीं है, किंतु ऐसी खराब याददाश्त है कि कुछ याद भी नहीं रहता। ना तो उन लोगों का बाहरी चेहरा और ना ही उनके भीतरी ही। सामने खूब अच्छी तरह का काम चलता रहता है, किंतु जरा सा आड़ आते ही सब लीपापोती हो जाती है। एक के साथ दूसरे का भेद कितना रह गया, इसका पता ही मुझे फिर नहीं लगता। तारक ने कहा। हम लोग देहात के रहने वाले हैं, महल्ले की 2-4 महिलाओं के अतिरिक्त और किसी को नहीं पहचानते, जानते भी नहीं। महिलाओं के संबंध में हम लोगों की तो यही जानकारी है, किंतु इस प्रकार शहर की कितनी नई कितनी विचित्र। राखाल ने हाथ उठाकर बीच में ही रोककर कहा। चिंता मत करो तारक, मैं पता बता दूंगा। देहाती कहकर जिनकी अवज्ञा करते हो और मन ही मन जिनसे डर रहे हो, उन्हीं लोगों को शहर में लाकर पाउडर आदि मलकर 2 महीने तक कुछ गिने चुने नाटक, उपन्यास और उनके साथ 5-6 चालू गाने सिखा देना। बस अंग्रेजी नहीं जानती, भले ही न जाने, आदि से अंत तक बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लगभग 20 भली बातें याद तो कर सकेंगी। ऐसा होने से ही काम बन जाएगा। उसके बाद तारक ने विरक्त होकर रोक दिया। उसके बाद तो ज़रूरत नहीं है राखाल, रहने दो। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्यों नहीं चाहते हो। उस लड़की को वहाँ चाहे जिसके साथ भी विवाह क्यों ना हो जाए, तुम्हारा तो कुछ नहीं बनता बिगड़ता। असल में उन लोगों के प्रति तुम्हारे मन में कोई दर्द नहीं है। राखाल ने पूछा। दर्द रहेगा किस तरह, क्या तुम बता सकते हो? बता सकता हूँ। बिना विचार के मिलना जुलना कुछ कम कर दो। जो तुमने खो दिया है उसे एक दिन शायद तुम वापस पा भी सकते हो, और केवल इसीलिए नई माँ के अनुरोध की तुम अवहेलना कर सके। राखाल लगभग 1 मिनट तक चुपचाप तारक के मुंह की तरफ देखता रहा। उसके परिहास का ढर्रा धीरे धीरे लुप्त हो गया। बोला, इस बार गलती हो गई। तुम्हारे पहले की बातों में शायद कुछ सच्चाई है। उन लोगों के बारे में जान सकने से लाभ की अपेक्षा शायद हानि ही अधिक होती। अब तुम्हारी बात सुनूंगा। जिन लोगों के बारे में तुमसे यह कह रहा हूँ वे साधारण स्त्रियां हैं। 1000 में 999 ही। उनमें नई माँ नहीं है, क्योंकि एक जो वह बाकी रह गई वही वे हैं। उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, चाहकर भी नहीं। किस लिए आज तुम वर्धमान जाने में असमर्थ हो रहे हो, यह बात तुम नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूँ।
किस तकाजे में यह पढ़कर ठेल ठाल कर मुझे भेज देना चाहते हो मामा जी की गुफा में? इसका कारण तुम्हारे लिए साफ नहीं है, मैं देख रहा हूँ। उनका विगत इतिहास सुनकर जो तुम कह रहे थे तारक, वैसी स्त्री से घृणा करना स्वाभाविक है। तुम्हारा यह मत एक दिन बदल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। तारक ने मुंह पर हंसी लाकर व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, नहीं चलेगा तो तुमको मैं खबर कर दूंगा, किंतु तब तक अपनी बात मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक जानता हूँ। इसका दावा मैं करूँ तो तुम नाराज मत होना। राखाल, इस तर्क से लाभ नहीं है भाई, इसे रहने दो। तुम्हारी दृष्टि में एक नारी आज तक श्रद्धा की पात्री होकर टिकी हुई है, यह बहुत बड़ी आशा की बात है, किंतु हम लोग उसके पास तक पहुंच ना सकेंगे राखाल। हम लोग तुम्हारी उस एक को छोड़कर बाकी 999 पर ही श्रद्धा रखकर चल सकें तो उससे ही हम साधारण आदमी धन्य हो जाएंगे। राखाल ने तर्क नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। केवल ऐसा मालूम हुआ मानो एकाएक वह कुछ अनमना सा हो गया। क्यों, चलोगे? चलो, जाकर क्या कहोगे? मोटे तौर पर जो सच है वही कहूँगा, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, इत्यादि इत्यादि। ठीक यही होगा। दोनों मित्र उठ गए। राखाल ने दरवाजे पे ताला लगाकर हाथ जोड़कर मस्तक पर रखा और कहा, दुर्गा दुर्गा। इसके बाद दोनों ब्रजबाबू के मकान की तरफ रवाना हो गए। तारक ने हंसकर कहा, आज कोई काम ही न होगा, नाम के महात्म्य का पता चल जाएगा।